पिछले एपिसोड में आपने सुना कि केनेडी की हत्या को लेकर अमेरिका के लोगों के बीच किस कदर ऑब्सेशन बढ़ गया था और वे अपने इस ऑब्सेशन को कैसे अलग अलग थियरीज की मदद से और ज्यादा आगे बढ़ाते थे। ईयरशॉट पर विश्व चर्चित हत्याएं सीरीज के JFK चैप्टर में यह एपिसोड आपको उस खास दिन की जर्नी करवाएगा जिस दिन अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया गया जिसे लोग आज भी भावुक होकर याद करते हैं। मैं हूं सौरभ भ्रमर, आप सुन रहे हैं विश्व चर्चित हत्याएं ईयरशॉट पर। 1948 के बाद किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार डैलस का दौरा किया था। उस दिन के बारे में नेशनल ज्योग्राफिक के रिपोर्टर ने यह कहा था, Clear blue sky and a warm sun. Beautiful day now, just a beautiful day. लेकिन दिन की ये सुहानी शुरुआत आने वाले पल में कैसे मनहूसियत में बदल जाएगी, शायद किसी का इसको अंदाजा तक नहीं था। President's car is now turning onto Elm Street, and it will be only a matter of minutes before he arrives at the trademark. यूनाइटेड प्रेस के रिपोर्टर ने टीवी पर चल रहे फैशन प्रोग्राम को बीच में ही कट करके अपनी उखड़ती हुई सांसों को संभालते हुए न्यूज ब्रेक की थी। President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassins' bullets in downtown Dallas. 22 नवंबर 1963 दिन के 12:30 बजे कन्वर्टेबल लिमोजिन पर बैठकर डीसी प्लाजा से गुजरते हुए दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान के ऊपर एक के बाद एक 3 गोलियां चली। किसी को कुछ समझ नहीं आया, कार चलती रही। कुछ देर पहले तक जॉन एफ कैनेडी हाथ उठा उठाकर मुस्कुराकर अपनी पत्नी जैकलीन कैनेडी के साथ आसपास खड़े लोगों का अभिवादन कर रहे थे और अचानक इन 3 गोलियों की आवाज के बाद प्रेसिडेंट कैनेडी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। प्रेसिडेंट के साथ दौरे पर आई उनकी पत्नी जैकलीन कैनेडी हड़बड़ाकर कार में पीछे की तरफ झुकी और देखते ही देखते ऐसा लगा कि प्रेसिडेंट की देह झूल गई। कैनेडी की डेमोक्रेटिक पार्टी में सब कुछ सही नहीं था। लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स आपस में मनमुटाव पाले हुए थे। लिबरल ग्रुप के रॉल्फ यारबोरो और डॉन यारबोरो और टेक्सास के गवर्नर कंजर्वेटिव जॉन कॉनली में बन नहीं रही थी। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली दोनों ही युवा नेता थे। कैनेडी को अपनी ही पार्टी के नेताओं की अनबन ठीक नहीं लगी। अमेरिका की आंखों का तारा बन चुके कैनेडी को मालूम था कि देश और उनकी अपनी पार्टी की भलाई के लिए ये उनके नेताओं में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद टेक्सास जाकर पार्टी में चल रही इस उठापटक की होड़ को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उनकी निगाह अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनावों पर भी थी। वे दोबारा प्रेसिडेंट चुने जाने के लिए अपना कैंपेन शुरू कर रहे थे। उन्हें यह भी मालूम था कि पिछली बार उन्हें और उपराष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को टेक्सास में बहुत कम मार्जिन से जीत मिली थी, जबकि लिंडन टेक्सास के ही रहने वाले थे। डैलस में तो डेमोक्रेटिक पार्टी की हार ही हो गई थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कैनेडी ने डैलस का दौरा करने का फैसला किया था। 1948 के बाद कोई प्रेसिडेंट पहली बार डैलस आ रहा था। उसके लिए पूरी तैयारियां की गई थीं। उनके काफिले का रास्ता कुछ इस तरह प्लान किया गया था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग दिख सकें, लोग प्रेसिडेंट के स्वागत के लिए सही जगह पहुंच सकें। इसलिए उनके रूट को अखबार में भी पब्लिश करवाया गया था। शुरुआत में उनके काफिले को 10 मील की दूरी कवर करनी थी, लेकिन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में लगे स्पेशल एजेंट्स ने इस रूट को और छोटा करवा के सिर्फ 4 मील कर दिया। प्रेसिडेंट के साथ फर्स्ट लेडी जैकलीन कैनेडी, टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली और उनकी पत्नी नेली कॉनली एक ही लिमोजिन में सवार होने वाले थे। काफिले में 2 कारों के पीछे उपराष्ट्रपति लिंडन जॉनसन भी अपनी पत्नी के साथ शामिल थे। राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति और टेक्सास गवर्नर जॉन कॉनली के साथ लंच भी करना था। सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से
12:30 बजे से कुछ ही वक्त पहले की बात होगी। 1961 मॉडल की 4 डोर्स वाली और ऊपर से खुली लिंकन कॉन्टिनेंटल में सवार 4 लोग डीसी प्लाजा में दाखिल होते हैं। गवर्नर कॉनली की पत्नी नेली ने पीछे की सीट पर बैठे प्रेसिडेंट कैनेडी से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, यू कांट से डैलस डजंट लव यू। उनका सीधा मतलब 1960 के चुनाव में डेलिस में मिली हार से था कि कहीं प्रेसिडेंट को ऐसा तो नहीं लगता कि डेलिस की जनता उन्हें प्यार नहीं करती। नेली की बात पर प्रेसिडेंट ने कहा था, नो यू सर्टनली कैंट। और ये प्रेसिडेंट कैनेडी के शायद आखिरी शब्द थे। इस बीच कहीं से 3 गोलियां चली और प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी निढाल होके एक तरफ लुढ़क गए। उन्हें तुरंत ही पार्कलैंड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां लगभग आधे घंटे के बाद दोपहर 1 बजे हॉस्पिटल के ट्रॉमा रूम में तैनात हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि प्रेसिडेंट कैनेडी की हालत सुधर नहीं रही, उनके बचने का कोई चांस नहीं है। प्रेसिडेंट के पर्सनल फिजिशियन जॉर्ज बर्कली के अनुसार प्रेसिडेंट को सिर में गोली लगी थी। एक और गोली प्रेसिडेंट के पीठ की ऊपरी हिस्से को चीरते हुए दाहिने लंग के आर पार होकर गले से निकल गई थी, लेकिन उनकी मौत का कारण बनी थी उनके सिर में लगी गोली। और अगले 5 मिनट में बर्कली ने जॉन एफ कैनेडी के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिए। लेकिन यह सब हुआ कैसे, किसी को समझ नहीं आया। भीड़ इतनी थी कि हर व्यक्ति संदिग्ध और हर संदिग्ध हत्यारा लग रहा था। सिक्योरिटी वालों के हाथ पांव फूल चुके थे। रूट प्लान के हिसाब से ह्यूस्टन स्ट्रीट से प्रेसिडेंट की गाड़ी ने लेफ्ट की तरफ टर्न किया था। यह थी एल्म स्ट्रीट। प्रेसिडेंट के सामने खुली जगह थी और उसी खुली जगह के सामने थी एक ऊंची सी बिल्डिंग, टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी। प्रेसिडेंट यहां सबसे ज्यादा एक्सपोज थे और यही वो जगह थी जहां से उनके ऊपर अच्छे से निशाना लिया जा सकता था। कहते हैं हुआ भी वही। टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी के 6ठे फ्लोर से अमेरिकन नौसेना में अपनी सेवा दे चुके एक्स मरीन शार्प शूटर ली हार्वे ओसवाल्ड ने प्रेसिडेंट की हत्या कर दी। ओसवाल्ड को कैनेडी की हत्या के 45 मिनट के बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन कैनेडी की मौत के जुर्म में नहीं, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर जेडी टिपेट की हत्या के जुर्म में। मजेदार बात यह भी है कि कैनेडी के असैसिनेशन और उसके भी 2 साल बाद यानी 1965 तक अमेरिका के राष्ट्रपति के मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर को फेडरल ऑफेंस नहीं माना जाता था, जबकि उनके पहले 3 अमेरिकी प्रेसिडेंट्स की हत्या हो चुकी थी। हार्वी ओसवाल्ड मरीन से सम्मानपूर्वक रिटायर होने के बाद सोवियत रूस चला गया था। बताया जाता है कि वहां उसने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन उसे सिटीजनशिप नहीं दी गई। हालांकि उसे वहां रहने की इजाजत मिल गई थी। कुछ साल रूस में नौकरी करने के बाद उसने वहां की लड़की से शादी भी कर ली थी, जिससे ओसवाल्ड को एक बेटी भी हुई थी। 1962 में वह वापस अमेरिका आ गया था। इसमें निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा सुना है कि ओसवाल्ड सोशलिज्म से प्रभावित हो चुका था। खैर, बात करते हैं कैनेडी की हत्या वाले दिन की। प्रेसिडेंट कैनेडी के पूरे रैली के रूट को बहुत से अखबारों ने प्रमुखता से छापा था और उसमें साफ लिखा था कि टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी के सामने से उनका काफिला गुजरेगा। अटैक के ठीक 1 दिन पहले 21 नवंबर को ओसवाल्ड डेलिस से गायब हो गया। अगली सुबह वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा पेपर बैग था। ओसवाल्ड ने लोगों को बताया कि उसमें पर्दे की रॉड्स थी, लेकिन बाद में पता चला कि उस बैग में पर्दे की रॉड्स नहीं, राइफल थी। एक विटनेस के मुताबिक उसने 11:55 पर ओसवाल्ड को डिपॉजिटरी में घुसते हुए भी देखा था। टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी में ही काम करने वाले एक आदमी ने भी गवाही में कहा कि उसने ओसवाल्ड को डिपॉजिटरी में तकरीबन 11:15 से 11:50 के बीच एक फोन कॉल करते हुए देखा था। इसके अलावा 12 बजे बुक डिपॉजिटरी के जैनिटर ने ओसवाल्ड को बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर देखा था। 12:30 बजे प्रेसिडेंट पर 3 गोलियां चलाने के बाद ओसवाल्ड बिल्डिंग से नीचे की तरफ भागा। उसने अपनी राइफल
छुपा रखी थी। सामने से एक पुलिस ऑफिसर आ रहा था। ओसवाल्ड उससे टकरा गया। पुलिस ऑफिसर को लगा कि शायद वह बुक डिपॉजिटरी में काम करने वाला होगा और उसने ओसवाल्ड को जाने दिया। डिपॉजिटरी से भागते वक्त ओसवाल्ड बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। उसने अपने हाथ में कोक की एक बोतल पकड़ रखी थी। लगभग 12:40 पर ओसवाल्ड ने एक बस पकड़ी। 2 ब्लॉक्स बाद उतर गया, सीधे अपने घर पहुंचा। तेज कदमों से चलते हुए वो अपने कमरे में घुसा। कुछ ही मिनटों के बाद वह घर से निकल आया था। इस बार उसने एक जैकेट पहन रखी थी। उधर डिपॉजिटरी पर हॉवर्ड ब्रेनर नाम के एक इंसान को ओसवाल्ड पर कुछ शक हुआ, क्योंकि उसने प्रेसिडेंट पर गोली चलने से पहले ओसवाल्ड को बिल्डिंग की खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा था। उसे ओसवाल्ड का हुलिया भी याद था, जो उसने टेक्सास पुलिस को बता दिया। टेक्सास पुलिस ने रेडियो पर ओसवाल्ड का हुलिया बताते हुए सभी पुलिस ऑफिसर्स को अलर्ट कर दिया। दोपहर 1 बजे पेट्रोलिंग ऑफिसर जेडी टिपेट ओसवाल्ड के पास जाकर रुके। ओसवाल्ड का हुलिया उन्हें रेडियो पर मिली जानकारी जैसा ही लगा। ओसवाल्ड अपने घर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर पैदल चलते हुए आ गया था। कहते हैं ऑफिसर टिपेट ने ओसवाल्ड से बैठे बैठे कार में कुछ बात की। टिपेट का शक बढ़ चुका था। टिपेट कार से बाहर निकला और ओसवाल्ड ने उसके ऊपर 4 गोलियां दाग दी। टिपेट ने वहीं दम तोड़ दिया। इस मर्डर को एक शू स्टोर के मालिक ने भी देखा। टिपेट को मारकर ओसवाल्ड टेक्सास थिएटर में बिना टिकट घुस गया। इधर उस शू स्टोर के मालिक ने उसे थिएटर में घुसते हुए देख लिया था। उसने थिएटर के क्लर्क को इसकी सूचना भी दे दी और क्लर्क ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के आने पर थिएटर की बत्तियां जला दी गईं। ओसवाल्ड एक कोने में बैठा हुआ था। पुलिस को देखते ही उसने अपनी पिस्टल निकाली, फायर किया, मगर उसका हैमर जैम हो गया था। गोली नहीं चली। पुलिस ने ओसवाल्ड को तुरंत दबोच लिया। प्रेसिडेंट की हत्या के मौके वारदात पर मौजूद गवाहों और बाकी के सर्कमस्टेंसेस के आधार पर ओसवाल्ड को जॉन एफ कैनेडी की हत्या का दोषी मान लिया गया था। लेकिन ओसवाल्ड ने अपने ऊपर लगे इस इल्जाम को मानने से साफ इनकार कर दिया। प्रेस ने जब उससे प्रेसिडेंट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसके ऊपर ऐसा कोई मामला नहीं लगा है। No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall. 24 नवंबर 1963 पिछले ही दिन अमेरिका के चहेते प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी, जिसका इल्जाम हार्वे ली ऑसवाल्ड पर लगाया गया था। इस इंसान को हर अमेरिकन देखना चाहता था, जिसने उनके प्रेसिडेंट को जान से मार डाला। उसे डैलस पुलिस हेडक्वार्टर से निकालकर पास की ही काउंटी जेल में ले जाया जा रहा था। हेडक्वार्टर के बाहर एक बख्तरबंद कार उसका इंतजार कर रही थी। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर बेतहाशा भीड़ जमा थी। सुबह 11:21 ओसवाल्ड पुलिस की हिरासत में बाहर आया। कॉरिडोर में मौजूद भीड़ में से एक इंसान अपने हाथ में पिस्टल दबाए ओसवाल्ड की तरफ लपका और फिर अचानक से एक गोली चली, जो सीधे ओसवाल्ड के पेट में जाकर लगी। गोली चलाने वाला था डैलस के एक नाइट क्लब का ऑपरेटर जैक रूबी। लाइव टेलीकास्ट हो रहे इस वाकये को पूरी दुनिया ने देखा था। He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's a man with a gun. It's absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Detectives have their guns drawn. There is no question about it. Oswald has been shot at point-blank range, fired into his stomach. ओसवाल्ड को तुरंत पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। ये वही जगह थी जहां कैनेडी को मरा हुआ डिक्लेयर किया गया था। आश्चर्य की बात यह रही कि जैक रूबी खुद भी इस घटना के 3 साल बाद मारा गया। 1967 में जैक रूबी की कैंसर से मौत हो गई। हालांकि जैक रूबी ने अंत तक ये कहा कि वो जॉन एफ कैनेडी की हत्या से आहत हो गया था और उसका बदला लेने के लिए उसने ओसवाल्ड को गोली मारी। लेकिन कई लोगों का मानना है कि इसमें मॉब यानी माफिया का भी रोल हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें सीक्रेट सर्विस का भी रोल था और कुछ लोग ये भी मानते हैं
कि जॉन एफ कैनेडी अगर दूसरी बार प्रेसिडेंट बनते तो इससे काफी लोगों का नुकसान हो सकता था। और ये वही लोग थे जिनके पॉलिटिकल माफिया और कम्युनिस्ट से भी संबंध बताए जाते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल देश, सबसे ताकतवर देश के प्रेसिडेंट की हत्या की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। हालांकि इसके ऊपर ढेर सारी हॉलीवुड फिल्म्स बनी हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हुई हैं, लेकिन आखिर में जॉन एफ कैनेडी की हत्या की वजह ठीक तौर पर कभी कोई नहीं पता लगा पाया। या ये कहा जाए कि जब भी ऐसे किसी बड़े इंसान की हत्या होती है तब अक्सर उसके पीछे बड़े षड्यंत्र ही होते हैं। मैं हूं सौरभ भ्रमर, आपके साथ विश्व चर्चित हत्याएं में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। एक और हत्या के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। सुनते रहिए ईयरशॉट।